अच्छा स्टूडेंट, अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट, और इसमें हमने जब नॉन इनर्शियल फ्रेम लिया है तो हमने एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। अच्छा, एक और टाइप का सूडो फोर्स होता है जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, और वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है जो सर्कुलर मोशन में चल रहा है। ओके ना, ऑन ए कर्व पाथ। तो अब ये मैंने आपको बताया था कि इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जो या तो स्टेशनरी होते हैं या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, और जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स हैं तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं, और एक्सेलरेटिंग फ्रेम में एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, राइट। अच्छा, अब एक्सेलरेटिंग फ्रेम भी दो टाइप के बताए थे। एक तो था एक एक ऐसा फ्रेम जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो जिधर उसका एक्सेलरेशन है उससे उल्टी डायरेक्शन में सूडो फोर्स हमारे को दिखाई देता है। और इसी तरीके से अगर कोई एक ऐसा फ्रेम है जो कि सर्कुलर मोशन में है मान लो, तो फिर उस केस में भी एक सूडो फोर्स आएगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा। तो अब आप सोच सकते हो कि जैसे अगर मान लो कि ये एक रेफरेंस फ्रेम है, ओके, और ये रेफरेंस फ्रेम लीनियर मोशन में है विद एन एक्सेलरेशन ए, और इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर मैं कोई एक बॉडी देखता हूँ तो इसमें एक्सेलरेशन उल्टा दिखता है, और जब मैं इसे इसके मास से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक सूडो फोर्स आ जाता है ना। दिस इज द सूडो फोर्स, राइट। तो अब ये कैसे दिखाते हैं हम सूडो फोर्स को, जिधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है उससे उल्टा। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन इस बॉडी को दे देते हैं अपोजिट, और उसको मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक सूडो फोर्स बनता है। ठीक। अब मान लो कि एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि एक सर्कल में चल रहा है। ओके, लेट अस से इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, एंड इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। अब एक बात बताओ कि अगर ये रेफरेंस फ्रेम सर्कल में चल रहा है तो क्या बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ये फ्रेम सर्कल में चल सकता है? तो नहीं, क्योंकि ये तो हमने पहले किया हुआ है कि बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि इस रेफरेंस फ्रेम का एक एक्सेलरेशन होगा किधर की तरफ, अंदर की तरफ। ओके ना, और कितना होगा v²/r। तो ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है जो सेंटर की तरफ है। अब ये फ्रेम अगर किसी और ऑब्जेक्ट को देखता है, ओके, मान लेते हैं कि इस फ्रेम में एक ऑब्जेक्ट रखी है, अब ये मैन इसको देख रहा है, अब इस मैन का एक्सेलरेशन कहाँ है, इधर की तरफ, तो अब इसके रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, तो इससे उल्टा किधर जाएगा, बाहर की तरफ, इधर की तरफ। और जब मैं इसको इसके मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक सूडो फोर्स बनेगा, और ये जो सूडो फोर्स है ये सेंटर की तरफ नहीं बन रहा, ये सेंटर से दूर बन रहा है, isn't it? ये सेंटर से दूर बन रहा है। तो ये जो फोर्स बना जो कि आउटवर्ड बन रहा है सेंटर से अवे, ये कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जो अंदर की तरफ था, जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को या इस मैन को सर्कल में रख रहा है। तो इसका मतलब कि अगर अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है तो कोई तो फोर्स होगा ना जो अंदर लग रहा है, तो वो जो फोर्स है वो कहलाता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कितना होता है, सो दैट इज आल्सो मास इनटू दिस एक्सेलरेशन v²/r। तो ये जो फोर्स है जो इसको सर्कल में रख रहा है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी। और जब ये सर्कुलर मोशन में चलने वाला रेफरेंस फ्रेम अगर किसी और ऑब्जेक्ट को देखता है, या इसके फ्रेम में हम किसी और ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उस पर एक बाहर की तरफ फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो है जो अंदर की तरफ लग रहा है। ओके, ये एक रियल फोर्स है, इट्स अ रियल फोर्स। ठीक, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए रियल फोर्स। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स। ये सिर्फ और सिर्फ कब आएगा, ये तब आएगा जब तुम किसी एक ऐसे फ्रेम में बैठ जाओ जो कि सर्कुलर मोशन में है। इस फोर्स को तुम तभी फील कर सकते हो जब तुम किसी ऐसे फ्रेम में बैठे हो या ऐसे जगह पे बैठे हो जो सर्कुलर मोशन में चल रही है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो तुम किसी कार में बैठे हो और वो जो कार है वो किसी टर्न पे एक साथ मुड़ती है, घूमती है, तो वो भी एक सर्कुलर टर्न है मान लो, और तो आप एक साथ बाहर की तरफ एक साइड में, ओके ना, कहाँ की तरफ, जिधर की तरफ कार मुड़ रही है उससे उल्टा
तुम्हारे ऊपर एक फोर्स फील होगा तो तुम्हारी बॉडी बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, यू कैन फील दैट फोर्स, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कभी किसी ऐसे झूले में बैठो जो सर्कल में घूम रहा हो तो तुम्हारे को ये फोर्स फील होगा और तुम बाहर की तरफ जाने की कोशिश करोगे, तो एक्चुअली वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण है, जो कि हम सर्कुलर मोशन वाले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ गए हैं और वो हमारे को एक सूडो फोर्स फील करा रहा है, कहाँ, सेंटर से अवे। ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान क्या रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कई बार स्टूडेंट्स ये चीज़ बोल देते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर हैं तो ये बैलेंस हो जाएंगे। ओके, ये बिल्कुल गलत है, राइट। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक साथ नहीं लगते। ये एक रियल फोर्स है, ये एक सूडो फोर्स है। रियल फोर्स लगता है जब हम इनर्शियल फ्रेम से किसी बॉडी को देखते हैं। तो अगर मैं बाहर से खड़े होकर देख रहा हूँ कि ये ऐसे घूम रहा है सर्कल में, तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि जब हम बाहर से खड़े होकर देखेंगे कि एक सर्कुलर मोशन दिख रहा है तो हम उसे सेंट्रीपिटल फोर्स से सॉल्व करेंगे। और अगर हम इसी के ऊपर बैठ जाते हैं और हम भी सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं तो क्या हमें सर्कुलर मोशन दिखेगा? तो नहीं, तब नहीं दिखता। कार के अंदर बैठ जाओ और कार चल रही है सर्कल में, तो क्या तुम्हें कार का सर्कुलर मोशन दिखता है? नहीं, फिर नहीं दिखता, फिर तो कार रेस्ट पे आ जाती है। तो अगर मैं इसी के फ्रेम से इस ऑब्जेक्ट को देखूं तो फिर ये ऑब्जेक्ट क्या होगी? रेस्ट पे रहेगी। ठीक है ना। तो उस केस में हमारे को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें सर्कुलर मोशन नहीं दिखता। जैसे एक एग्जांपल ये हो गया ना, जैसे हम कार के अंदर बैठे हैं, अब कार जो है वो सर्कल में चल रही है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ के ऊपर कार मूव कर रही है। अब मैं उसे बाहर से देख रहा हूँ कहीं से, ओके, हम दूर से देख रहे हैं कि एक कार सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, तो अब हमें सर्कुलर मोशन दिख रहा है। अब क्योंकि सर्कुलर मोशन दिख रहा है तो सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल फोर्स का नहीं हो सकता, तो मैं वहाँ पे बोलूंगा कि कार पे कोई ना कोई एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जिसके कारण वो कार सर्कल में घूम रही है। अब कार के अंदर ही बैठ जाते हैं, ओके, कार के फ्रेम में चले जाओ, क्या हमें कार का सर्कुलर मोशन दिखेगा? नहीं। तो जब सर्कुलर मोशन नहीं दिख रहा तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ओके ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ तब आता है जब तुम्हारे को सर्कुलर मोशन दिखे, अगर नहीं दिख रहा तो मत लगाओ। ओके ना। इसका मतलब कि जब तुम सर्कुलर मोशन वाली बॉडी को बाहर से देखते हो कि एक बॉडी सर्कल में चल रही है और तुम्हें सर्कुलर मोशन दिख रहा है, तब सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना। और अगर तुम उस सर्कुलर मोशन बॉडी के ऊपर ही बैठ जाओ तो क्या तुम्हें उसका सर्कुलर मोशन दिखेगा? तो नहीं, फिर नहीं दिखता, तो फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। अब लेकिन क्योंकि तुम एक ऐसी बॉडी पे बैठ गए हो जो सर्कुलर मोशन में है, तो तुम एक ऐसे फ्रेम में बैठ गए जो सर्कुलर मोशन में है, तो फिर तुम्हारे को एक सूडो फोर्स फील होगा। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब हम कार के अंदर ही बैठ जाते हैं तो सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन नहीं दिखता। फिर कौन सा कॉन्सेप्ट शुरू रहता है? सेंट्रीफ्यूगल का, क्योंकि सूडो फोर्स हमें फिर फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम कार के अंदर ही बैठ गए हैं। अब कार तो मेरे को रेस्ट पे लग रही है, लेकिन मेरे को एक फोर्स फील हो रहा है बाहर की तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब फील होता है? जब तुम उसी पे बैठ जाओ। किस पे? जो बॉडी सर्कल में घूम रही है। तो वो बॉडी फिर तुम्हें सर्कल में घूमते हुए नहीं दिखेगी, हाँ, लेकिन तुम्हें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील कराएगी। ओके। लेकिन अगर तुम उसी को कार को बाहर से देखते हो तो फिर तुम्हें सर्कुलर मोशन दिख रहा है, तो जब तुम्हें बॉडी का सर्कुलर मोशन दिखेगा तो फिर बिना सेंट्रीपिटल फोर्स को तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब बाहर से तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स दिख रहा है, अंदर बैठ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिख रहा है, तो क्या दोनों चीजें एक साथ दिख रही हैं? तो एक साथ तो नहीं दिख रही है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये फोर्स और ये फोर्स जब एक साथ लग ही नहीं रहे तो फिर ये बैलेंस कैसे हो सकते हैं? तो ये कभी बैलेंस नहीं होते। ओके। ये कई लोग बोल देते हैं कि ये और ये तो बैलेंस हो गए, इसलिए ओके, वो जो बॉडी है वो आराम से घूम रही है सर्कल में। ओके, तो ऐसा नहीं होता एक्चुअली। ठीक है। तो अब ध्यान ये रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स। अच्छा, तुम्हें पता है जब अर्थ घूम रही है और हम भी अर्थ के ऊपर हैं, अब हम क्योंकि अर्थ के ऊपर ही बैठ गए हैं और अर्थ घूम रही है, तो हम कैसी जगह पे बैठ गए? एक सर्कुलर मोशन वाली बॉडी पे, है ना भाई। अर्थ में मान लो कि मैं अर्थ का एक ग्लोब बनाता हूँ, ग्लोब, है ना, और उसमें हम ये सोचें कि वो जो ग्लोब है वो रोटेट कर रहा है एक एक्सिस पे, मान लेते हैं भी ये एक्सिस है, ठीक है, इसके अबाउट में अर्थ घूम रही है। अब एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ रखी है अर्थ पे, अब जब ये अर्थ घूमेगी इस एक्सिस पे तो ये बॉडी जो है वो एक सर्कल में घूमेगी ना, है ना।
ये बॉडी एक सर्कल में घूम रही है। अब तुम इस बॉडी के साथ में एक फ्रेम अटैच कर दो। अब वो फ्रेम कैसा है, वो इस सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। दो तरीके से देख सकते हो आप इस बॉडी को, या तो बाहर से देखो, बाहर से देखोगे सर्कुलर मोशन दिखेगा तुम्हें, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना। मैं कह रहा हूं कि आप इसी बॉडी के साथ में एक फ्रेम अटैच कर दो, मतलब इसी बॉडी के ऊपर एक किसी और फ्रेम को बैठा दो, एक मैन को इसी के ऊपर बैठा दो, तो क्या उसे ये बॉडी अब सर्कुलर मोशन में दिखेगी? तो नहीं, जब तुम उसी पे बैठ गए हो तो फिर अब सर्कुलर मोशन नहीं दिखेगा। लेकिन अब क्योंकि तुम घूम रहे हो उसके साथ साथ, तो फिर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। तो इसका मतलब हम मान लो हम हैं ये, ठीक है, यहाँ पे एक मैन है और वो मैन इस अर्थ के साथ घूम रहा है एक सर्कल में। अब उस मैन को कैसा फील होगा? अब क्योंकि वो एक ऐसी बॉडी पे बैठा हुआ है जो सर्कल में है, तो उसे सर्कुलर मोशन तो अपना नहीं दिख रहा, लेकिन उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील हो रहा है। कहाँ? सेंटर से अवे। अब इस सर्कल का सेंटर कहाँ है? यहाँ पे। तो इससे अवे मतलब इधर की तरफ, mv²/r, ये फोर्स फील हो रहा है उस मैन को जो अर्थ के ऊपर है। हम भी तो अर्थ के ऊपर हैं, इसका मतलब हमारे ऊपर भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखी हैं उस पे दो फोर्सेस लगते हैं। एक तो रियल फोर्स जो अर्थ का सेंटर लगाता है, कितना, mg, और एक इस घूमने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। अच्छा, अगर तुम v को r ओमेगा डाल दो, अगर मैं v को r ओमेगा डाल दूंगी, तो आपको पता है ना सर्कुलर मोशन में मैं किया था, तो v को r ओमेगा डालें तो m r² तो ये r और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को mr⍵² भी लिख सकता हूँ। ये ओमेगा की टर्म्स में है, ये v की टर्म्स में है, ठीक है ना। तो बेशक ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो चलो हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ घूम रही है तो इसलिए ओमेगा जो है वो ज़्यादा रिलेवेंट है, तो इसलिए ओमेगा की टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। आर क्या है? आर ये रेडियस है जिसपे घूम रहा है, ये वाला सर्कल का रेडियस। अब इसके आप देखो जरा कि ये जो फोर्स है वो mr⍵² है, इसके मैं कंपोनेंट्स निकाल सकता हूँ। मान लो ये एंगल थीटा है, ओके, दिस एंगल इज थीटा, ये इक्वेटर है अर्थ की, तो इस इक्वेटर के साथ में ये जो एंगल बनता है इसको हम लैटिट्यूड एंगल बोलते हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लैटिट्यूड एंगल, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, है ना। तो इसके साथ में इक्वेटर के साथ जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। तो अगर ये लैटिट्यूड एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये फोर्स कितना है? mv²/r या mr⍵²। तो अगर ये mr⍵² है तो आप इसका यहाँ पे कंपोनेंट लिख सकते हो mr⍵² cos थीटा, नहीं, इसका कंपोनेंट हो गया। अब आप देखो कि हमारे ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं एक्चुअली, एक mg और एक mr⍵² cos थीटा। ये क्या है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट है, ओके। ये किधर की तरफ लग रहा है? स्काई की तरफ। इधर तो स्काई है ना, अगर हम यहाँ पे हैं तो स्काई यहाँ होगा, है ना। तो हमारे नीचे क्या है? अर्थ, हमारे ऊपर क्या है? स्काई। तो एक फोर्स लग रहा है स्काई की तरफ, एक फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ, तो हमारा नेट वेट क्या बनेगा? दिस माइनस दिस। इसका मतलब जो हमारा नेट वेट आ रहा है वो बन रहा है mg माइनस mr⍵² cos थीटा। ये हमारा नेट वेट है, ओके। नॉर्मली हम क्या लेते हैं? mg ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली अर्थ के रोटेशन के कारण एक फोर्स और बनता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका एक कंपोनेंट आता है स्काई की तरफ, और वो होता है ये वाला, और वो हमारे वेट में से थोड़ा सा माइनस हो जाता है। इसका मतलब हमारा जो नेट वेट अब आएगा वो थोड़ा कम होगा। एक्चुअली है mg, लेकिन हम अब आ कितना रहा है? mg माइनस दिस, इसको बोलते हैं हम एपरेंट वेट, ओके ना। दिस इज लाइक एपरेंट वेट, ठीक है ना। हाँ, अब पॉइंट ये आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो चलो उस वाले पॉइंट पे भी आता हूँ। ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी होती है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे को r पता चल जाए तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अब देखो ये r है, ये क्या है? ये रेडियस है अर्थ का, इसको मैं कैपिटल R लिख देता हूँ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना, ये इसका ऑल्टरनेट है। तो आप इस ट्राइंगल में cos थीटा डाल के स्मॉल r निकाल सकते हो। चलो निकालें यहाँ से cos थीटा, सो cos थीटा विल बी, ओके, यहाँ नहीं लिखते, इधर ही लिखते हैं नीचे। सो cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज स्मॉल r बाय कैपिटल R। इसका मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R cos थीटा। ये वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो आपके पास जो नेट वेट आ जाएगा बॉडी का, देखो कितना आ जाएगा? नेट वेट इज इक्वल टू mg माइनस
एम आर कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा ये भी है, तो एक कॉस थीटा ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। सो एम कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये नेट वेट है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है भाई थीटा पे, कि तुम कहाँ पे हो। मान लो अगर कोई बॉडी इक्वेटर पे होती, यहाँ पे होती, यहाँ पे होती अगर ये बॉडी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो थीटा कितना होगा इक्वेटर पे, अगर मैं इस बॉडी को यहाँ ले आता हूँ ऑन द इक्वेटर, तो थीटा विल बिकम 0, और अगर थीटा 0 हो गया, cos 0 1, तो ऑन इक्वेटर जो नेट वेट आएगा बॉडी का वो आ जाएगा mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज cos 0 1 होता है। अच्छा, और ये भी हमें पता है कि जो cos थीटा 1 ये मैक्सिमम वैल्यू होती है cos थीटा की, तो अगर ये मैक्सिमम हो गया तो इसका मतलब नेट वेट मिनिमम होगा। इसका मतलब कि बॉडी का जो नेट वेट सबसे कम आता है वो इक्वेटर पे आता है, जो बॉडीज इक्वेटर पे है, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो मैंने बॉडी यहाँ रखी तो उसका नेट वेट कम आएगा, ओके, और अब यहाँ से जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो उसका नेट वेट बढ़ता जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो 0 है, cos 0 मैक्सिमम होता है, तो अगर ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो गई है तो फिर ये पूरी क्वांटिटी मिनिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब नेट वेट मिनिमम कहाँ आता है, इक्वेटर पे, किसके कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, एम आर ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ नाउ, ठीक है ना। तो अब आप ये चीज देख सकते हो कि कितना वेट लॉस हो रहा है। तो एक्चुअल वेट कितना है हमारा mg, और अगर इक्वेटर पे है तो कितना आ रहा है mg माइनस दिस, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है ये एम आर ओमेगा स्क्वायर का। अगर तुम ये वैल्यू निकालो ना तो ये वैल्यू बहुत छोटी आती है, ओके। अगर मैं देखो इस नेट वेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, भाई हम वेट कैसे लिखते हैं, वेट को तो हम mg लिखते हैं, है ना। तो मैं इस नेट वेट को लिख देता हूँ m इंटू जी नेट, जी नेट, तो यह आ जाएगा एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम कैंसिल हो गया। तो देखो जो नेट ग्रेविटी है ना वो ही एक तरीके से थोड़ी कम हो गई है। एक्चुअली नेट ग्रेविटी इज जी, बट बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑन द इक्वेटर इट इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो एक तरीके से क्या हो गया, ग्रेविटी थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई, ओके ना, ग्रेविटी कम हो गई तो फिर तो वेट तो कम हो ही जाएगा, है ना। कितनी कम हो गई, आर ओमेगा स्क्वायर, ये डिफरेंस है ना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई नॉर्मल ग्रेविटी कितनी है जी, और रोटेशन के साथ देखें तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कितनी है आर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, तो कितना लॉस हुआ ग्रेविटी का, तो दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ऑन इक्वेटर लॉस इन ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ परसेंटेज लॉस बताओ, तो परसेंटेज लॉस कैसे निकालोगे, सो इट इज लॉस विच इज आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू विच इज जी इंटू 100, ऐसे निकालोगे ना परसेंटेज लॉस। तो अब आप के लिए मैं कैलकुलेशन यहाँ पे छोड़ूंगा और वो तुम्हारे को करनी है, और उससे तुम्हें पता चलेगा कि ये जो क्वांटिटी है ये बहुत ही कम होती है ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में देखोगे, सो इट इज़ वेरी स्मॉल। तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम जी ले लेते हैं इसे, ओके। देखो कैसे, आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6400 किलोमीटर्स, तो इंटू 10⁻³ मीटर, ये तो हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। ओमेगा कैसे निकालें, तो ओमेगा होता है भाई 2π/t, है ना, ये तो सर्कुलर मोशन में किया हुआ है। व्हाट इज टी, टाइम पीरियड ऑफ वन सर्कल, और एक पूरे रोटेशन में अर्थ को कितना टाइम लगता है 24 आवर्स, तो मैं यहाँ पे 24 आवर्स को सेकंड्स में डाल दूंगा, एंड दैट इज 2π डिवाइडेड बाय 24 इंटू 3600, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यूज आ रही है ना ओमेगा और आर की, तुम यहाँ पे डाल के देखना, और जी तुम्हें पता ही है 10 होता है, और देखना कि ये कितना छोटा आएगा, क्योंकि ओमेगा बहुत छोटा है ना, इट इज 2π अपॉन दिस, तो ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है, ओमेगा इज वेरी स्मॉल, और यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर है, स्मॉल का स्क्वायर इज और भी छोटा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ओमेगा है ये बहुत छोटा आने वाला है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसलिए इस वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं,
और जो नेट ग्रेविटी है उसको जी ही ले लेते हैं और इसलिए वेट को mg रहने देते हैं। तो ये अब यहाँ पे याद करो, मैंने क्वेश्चन बताया था कि अगर तुमसे कोई पूछे भी अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्या इसे इनर्शियल माने कि नॉन इनर्शियल माने, तो एक्चुअली तो नॉन इनर्शियल है क्योंकि घूम रहा है, इसके कारण एक सूडो फोर्स आता है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में उस सूडो फोर्स के कारण जो ग्रेविटी में वेरिएशन होता है वो ग्रेविटी का वेरिएशन बहुत थोड़ा होता है, इसलिए हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि भी जो हमारी अर्थ है वो एक इनर्शियल फ्रेम की तरीके से ही काम करती है। बट अगर कोई तुमसे स्पेसिफिकली पूछता है कि ये इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है, तो तुम्हारा आंसर नॉन इनर्शियल होना चाहिए। ठीक है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो अब तुम्हें एक चीज का जो ध्यान रखना है इस सारे चीजों में जो मैंने बताया, पहला पॉइंट क्या बताया कि पहला पॉइंट ये है कि भाई हम हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स कब लेते हैं, जब तुम्हें सर्कुलर मोशन दिखता है। तुम ऐसे फ्रेम में बैठे हो जहां से तुम्हें सर्कुलर मोशन दिख रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और अगर तुम कभी सर्कुलर मोशन वाली बॉडी के ऊपर ही बैठ जाओ तो सर्कुलर मोशन नहीं दिखेगा, लेकिन तुम एक ऐसी बॉडी में बैठ गए जो सर्कुलर मोशन में है, तो फिर वहां पे तुम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गए हो, तो फिर एक सूडो फोर्स आएगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंटर से दूर लगता है। ठीक है ना, तो अब हम इस चीज को जरा ध्यान में रखेंगे कि हम कहाँ से बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं और इसके टॉपिक्स लेते हैं, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोग इस चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कब लेना है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लेना है। ठीक है, अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं जो लॉज ऑफ मोशन के बिल्कुल लास्ट पार्ट में आता है, और वो है सर्कुलर मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, सर्कुलर मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ध्यान ये रखना कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, तो अभी हमने निकाली थी, दैट वाज इक्वल टू mv²/r। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, अब ध्यान ये रखना कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में तुम्हें दिख रही है तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा जरूर होना चाहिए जो अलोंग द रेडियस सेंटर की तरफ लगे। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करो, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हमें ऐसे डिफाइन करना चाहिए, इट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ओके, एक्टिंग ऑन द बॉडी अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, इट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एक्चुअली तुम्हें समझना कैसे चाहिए इसे, कभी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो इसको समझने का जो तरीका है, इसको ओके सोचने का तरीका वो ये है कि मान लेते हैं कि जैसे एक बॉडी को इस सर्कल में चलना है जिसका रेडियस r है और इसका मास m है और इसे v स्पीड से चलना है, तो अब इस सर्कल में रखने के लिए इसके ऊपर कितना नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगना चाहिए, तो वो जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू होती है mv²/r। इतना नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगना चाहिए इस बॉडी पे, तब ये बॉडी इस सर्कल पे घूम पाएगी। मतलब दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑन द सर्कल ऑफ गिवन रेडियस विद ए सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, अगर फोर्स इससे कम या ज्यादा हुआ तो फिर ये बॉडी सर्कल पे नहीं घूम पाएगी इस पर्टिकुलर सर्कल पे, क्योंकि रेडियस तुमने दे दिया तो रेडियस फिक्स हो गया, वेलोसिटी फिक्स हो गई, मास फिक्स हो गया, तो भाई अब इतना ही फोर्स हमें चाहिए। अगर इससे ज्यादा या कम हुआ तो फिर उस केस में बॉडी जो है वो इस सर्कल में नहीं चल पाएगी। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि भाई एक बॉडी को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना है और इसका जो मास है वो 4 kg है। ठीक है, और ये जो रेडियस है वो 2 मीटर है। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, अब कितना फोर्स बना ये, तो ये हो गया 4 × 2² 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया भाई 8 न्यूटन। तो अगर इस 4 kg की बॉडी को इस 2 मीटर के रेडियस में घूमना है इतनी स्पीड के साथ, 2 मीटर पर सेकंड के साथ, 2 मीटर पर सेकंड के साथ, तो इसको कितना फोर्स चाहिए, 8 न्यूटन का फोर्स चाहिए। तो अभी 8 न्यूटन फोर्स कहाँ से आएगा, तो भाई ये फोर्स कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, वो अलग अलग तरीके होंगे। मान लो कि ये बॉडी है और ये सेंटर से कनेक्टेड है थ्रू अ स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग की हेल्प से हम इसको घुमा रहे हैं, तो स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो एक फोर्स का काम करेगा। अगर वो टेंशन इसके बराबर है तो फिर वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा और ये बॉडी सर्कल में घूमती रहेगी। ठीक है ना, मान लो ये एक मून है और ये यहाँ पे सेंटर पे अर्थ है, तो ये जो अर्थ है वो मून को अपनी तरफ खींच रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होगा तो फिर ये मून घूमता रहेगा।
ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई ना कोई तो तरीका बनेगा एक अंदर की तरफ फोर्स लगाने का। तो उस फोर्स की वैल्यू अगर 8 न्यूटन है तब तो ये सर्कल में घूमती रहेगी। और अगर ये 8 न्यूटन से मान लो कम है, ठीक है, मान लेते हैं कभी फोर्स हमने कम कर दिया, हमारे पास इतना फोर्स नहीं है, 8 न्यूटन नहीं है, अब फोर्स कम हो गया, ओके, वेलोसिटी वही है, बॉडी को चलना 2 मीटर पर सेकंड से ही है, उसका मास 4 kg है, लेकिन मेरे पास फोर्स 8 न्यूटन नहीं है, 6 न्यूटन है। तो फिर अगर फोर्स कम करोगे तो रेडियस बढ़ जाएगा, इसका मतलब बॉडी फिर इतने रेडियस पे नहीं चलेगी, वो एक बड़े रेडियस पे घूमना शुरू कर देगी। ओके ना। कौन से रेडियस पे? उस रेडियस पे जहां पे जितना फोर्स तुम्हारे पास अवेलेबल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। जैसे मान लो मेरे को 8 न्यूटन चाहिए था, अभी मेरे पास 8 न्यूटन तो नहीं है, मेरे पास 6 न्यूटन का सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो अगर मेरे पास 6 न्यूटन का फोर्स है तो मैंने फोर्स को थोड़ा कम किया तो रेडियस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ओके, और वो एक नया पाथ ले लेगी, एक नया बड़ा रेडियस ले लेगी, जिस रेडियस के ऊपर हमको 6 न्यूटन का सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो इट विल टेक दैट पाथ, ओके, मतलब जो बॉडी है वो अपने पाथ का रेडियस अपने आप बढ़ा लेगी और उस वाले पाथ पे पहुंच जाएगी जहां पे कि 6 न्यूटन का जो भी फोर्स तुम्हारे पास अवेलेबल है उतना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा उसे घुमाने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे 6 डालता हूँ तो 6 इज इक्वल टू m कितना है, m इज 4 एंड वेलोसिटी कितनी है 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय r। अब देखना r क्या आ रहा है, सो इट इज 16 डिवाइडेड बाय 6, है ना। 16 बाय 6 का मतलब हो गया 8/3, है ना, और ये कितना आ गया, इट इज 2.66 मीटर। तो अब आप देखो कि जो बॉडी है ना वो इस 2 मीटर की बजाय एक नया पाथ ले लेगी जिसका रेडियस होगा कितना, 2.66 मीटर। इस रेडियस पे चलना शुरू कर देगी बॉडी। अगर तुम सेंट्रीपिटल फोर्स को कम ज्यादा करोगे तो फिर बॉडी उस पाथ पे चली जाएगी जिस पाथ पे उतना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जितना तुम्हारे पास है। अगर 8 न्यूटन है तो बॉडी इस 2 मीटर पे आराम से घूम रही है, तुम्हारे पास 8 नहीं है 6 है, तो फिर बॉडी यहाँ आ जाएगी इस वाले पाथ पे। अगर तुम्हारे पास 8 से ज्यादा है तो अगर फोर्स बढ़ा होगा रेडियस कम हो जाएगा, इसका मतलब बॉडी कुछ अंदर वाले पाथ पे आ जाएगी। इज इट राइट? तो अगर तुम सेंट्रीपिटल फोर्स को समझना चाहते हो तो इस पॉइंट को समझ के रखना, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना ये नेट फोर्स की वैल्यू है कि कितना नेट फोर्स इस पे होना चाहिए इस पाथ में चलने के लिए। तो इस पाथ का तुम्हें रेडियस दे दिया जाए, वेलोसिटी दे दी जाए, मास दे दिया जाए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तुम निकाल लो और अब इतना नेट फोर्स इस बॉडी पे लगाओ किसी भी तरीके से, तब ये इस सर्कल में चल पाएगी। अगर तुम इतना फोर्स नहीं लगा पाए तो फिर ये सर्कल में नहीं चल पाएगी। फोर्स कैसे लगाओगे, किसी भी तरीके से लगाओ, बेशक एक स्ट्रिंग से लगाओ, एक स्प्रिंग से लगाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाओ, किसी भी तरीके से लगाओ, बट फोर्स शुड बी इक्वल टू 8 न्यूटन। तो ये नेट फोर्स की वैल्यू है एक्चुअली, ओके ना। तो एक पर्टिकुलर सर्कल में जो एक पर्टिकुलर रेडियस का है चलने के लिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जो सर्टेन फोर्स हमें चाहिए उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पाथ में चलना है जिसका रेडियस हमें पता है, कितनी वेलोसिटी से चलना है ये भी हमें पता है, तो उस पर्टिकुलर पाथ में चलने के लिए एक सर्टेन वेलोसिटी से हमें कितना पर्टिकुलर फोर्स चाहिए उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर उतना फोर्स हमने दे दिया तो बॉडी सर्कल में चलेगी, नहीं दे पाए तो वो उस सर्कल में नहीं चलेगी, किसी और पाथ के चलेगी तो सर्कल में जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन वो किसी और पाथ में पहुंचेगी। ठीक है ना, वो अपने रेडियस को एडजस्ट करेगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको हमें सोचना चाहिए, राइट। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले बॉडी बनाओ, उसके ऊपर नेट फोर्सेस सारे फोर्सेस दिखाओ जैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, और फिर ध्यान से सुन लेना, अलोंग द रेडियस नेट फोर्स कैलकुलेट करो, और वो जो अलोंग द रेडियस नेट फोर्स आएगा वो mv²/r के बराबर होना चाहिए, तब बॉडी उस सर्कल में चल पाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो हम डिफरेंट केसेस पहले लेते हैं फिर न्यूमेरिकल बीच में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो नाउ लेट अस सी दैट। देखो जैसे ये एक सिंपलेस्ट केस लिया है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो फ्रिक्शनलेस है, एक कोई मास है और इसको हमने एक स्प्रिंग से अटैच किया है।
ठीक है। अब मैं इस स्ट्रिंग की हेल्प से इस मास को सर्कल में घुमा रहा हूँ, ठीक, विद ए सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी। मान लो ओमेगा है मेरी एंगुलर वेलोसिटी इस बॉडी को घुमाने की। तो अब बताओ कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं, क्योंकि मेरे को सर्कुलर मोशन दिख रहा है, इसलिए मैं इसको सेंट्रीपिटल फोर्स से सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्सेस दिखाते हैं, चलो। तो एक फोर्स तो लगेगा mg, ठीक। एक फोर्स इस सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और एक लगेगा स्ट्रिंग का टेंशन, ठीक। क्या सेंट्रीफ्यूगल लेना है या नहीं लेना, तो मैंने फिर बताया था कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस फ्रेम से देख रहे हैं। अगर तुम बाहर से देख रहे हो, एक इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो, ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हो, तो फिर हमारे को सिर्फ रियल फोर्सेस दिखेंगे, और रियल फोर्सेस बस यही हैं। अगर तुम इस बॉडी के ऊपर ही बैठ के देखोगे तो फिर तुम घूमना शुरू कर दोगे, तो फिर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। इज इट राइट? तो अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई अब चलो बाहर से देखो पहले से, ठीक है। तो अगर हम बाहर से देख रहे हैं, हमारे को सर्कुलर मोशन दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा कि कोई ना कोई फोर्स ऐसा होगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। ओके, अब वो दे कौन रहा है, कौन सा फोर्स है यहाँ पे जो सेंटर की तरफ जा रहा है, तो वो है हमारा टी। इसका मतलब कि जो टी है ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर सर्कल में घुमाने के लिए कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो वो हमें पता है, वो होता है mv²/r। तो अगर ये इसके बराबर होगा तो फिर ये बॉडी सर्कल में चलेगी, अदरवाइज ये इस पर्टिकुलर सर्कल में नहीं चल पाएगी। तो हमें करना क्या है, t = mv²/r। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं T = mv²/r, और यहाँ से हम टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो दो फोर्स हैं इनको आप इक्वेट कर दो, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इक्वेशंस बना सकते हैं। अच्छा देखो, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग की बजाय एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स हों, और एक मास के बजाय एक से ज़्यादा मासेस हों। जैसे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ही, लेकिन इस तरीके से दो मासेस हैं, ये m है, ये भी m है, एक स्ट्रिंग यहाँ पे अटैच्ड है, एक यहाँ पे, और ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज सेंटर। मान लेते हैं कि इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ। अब ये पूरा सिस्टम जो है वो इसके अबाउट में घूम रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, और कहाँ पे घूम रहा है, जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था और इसी के ऊपर अब सिंगल मास की जगह दो मासेस आ गए हैं, ठीक है। अब देखो, ये वाले जो फोर्स हैं एन और एम जी तो बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन हमें दिखता नहीं, तो इसलिए हम इसकी तो बात नहीं करते एन और एम जी की। मेन पॉइंट ये है कि हमारे को सर्कुलर मोशन दिख रहा है, तो सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के नहीं हो सकता, ठीक है। अब मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे कि एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है। तो अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन मैं T1 मानता हूँ, तो लेट अस से ये टेंशन T1 है, ओके ना, दिस टेंशन इज T1, और इसके अंदर टेंशन T2 मान लो, सो दिस टेंशन इज T2, राइट, इस तरीके से। अब जब ये दोनों बॉडीज चल रही हैं, तो मान लेते हैं कि इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। देखो इस केस में भी हम इसको मान सकते थे, अगर मैं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे देता हूँ, तो फिर मैं v को r ओमेगा डाल दूंगा, और जब मैं v को r ओमेगा डालूंगा तो t बन जाएगा mr², क्योंकि ओमेगा के टर्म्स में है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है। अगर v दिया होगा तो आप यहाँ से निकालोगे, अगर ओमेगा दिया होगा आप यहाँ से निकालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो स्ट्रिंग्स हैं और इनके साथ में दो मासेस हैं, और ये एक साथ घूम रहे हैं। एक साथ घूमने का मतलब यह है कि दोनों एक ही टाइम में पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं। तो अगर टाइम पीरियड दोनों का सेम है तो फिर ओमेगा दोनों का सेम होगा, क्योंकि ओमेगा का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा होता है हमारा 2π/t, है ना, 2π/t, और ये t क्या है, टाइम पीरियड। अब अगर दोनों एक ही टाइम में पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं तो टाइम दोनों का सेम है, कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए, 2π कांस्टेंट है, तो ओमेगा दोनों का सेम रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट आएगा। तो ध्यान ये रखना कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी गई है, ओके। अच्छा, इस केस में दोनों का ओमेगा सेम है, क्या दोनों का v भी सेम है, तो नहीं, v सेम नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो v = r ओमेगा, दोनों का ओमेगा तो बराबर है, क्योंकि ये और ये एक ही टाइम में पूरा रोटेशन लेते हैं, तो ओमेगा दोनों का सेम है, लेकिन रेडियस तो अलग अलग है ना। ये छोटे रेडियस पे घूम रहा है
है ना, ये एक बड़े रेडियस पे घूम रहा है, तो जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका v भी ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा होगा और ये कम स्पीड से चल रहा होगा, दोनों का ओमेगा सेम है, लेकिन रेडियस डिफरेंट होने से दोनों की v की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मान लेते हैं कि ये लेंथ l है और ये लेंथ भी l है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इस वाले मास के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ कि कौन सा फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, तो वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है ना। अब यहाँ पे एक ही फोर्स है T2 और यही सेंटर की तरफ आ रहा है ना, तो ये जो T2 है यही इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो मैं इसके लिए डायरेक्टली लिख सकता हूँ that for this mass, okay, T2 is equal to m r omega square. Now what is r? कितने रेडियस पे घूम रहा है ये, तो दिस इज l प्लस l 2l, तो दिस विल बी m 2l ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन बनेगी बाहर वाले मास से। ठीक है, अब आप इस पे आ जाओ। इस पे तुम देखोगे कि इसका भी सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए क्योंकि बिना उसके तो सर्कल में चलता नहीं, लेकिन इसमें रेडियस के पैरेलल दो फोर्स हैं, एक T1 और एक T2, तो इनका जो नेट होगा वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेट फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे रेडियस के पैरेलल अलोंग द रेडियस दो फोर्सेज हैं, एक T1 है एक T2 है, तो इनका नेट निकालो। अब ये दोनों अपोजिट हैं, तो दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, तो जब अपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अब T1 में से T2 को सब्ट्रैक्ट करूं या T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट करूं, तो अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जो नेट फोर्स है ना वो सेंटर की तरफ बनना चाहिए, क्योंकि तभी तो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कब बनेगा, जब T1 बड़ा होगा T2 से। तो फिर T1 में से T2 को माइनस करो तो नेट फोर्स आएगा। अब इसे तुम हमेशा ध्यान रखो कि जो फोर्स सेंटर की तरफ है उसको हमेशा बड़ा मानो और जो बाहर वाला फोर्स है उसको छोटा मानो, और फिर बड़े में से छोटे को माइनस करो तो नेट फोर्स आएगा। तो ये सेंटर की तरफ है, ये बाहर है, तो इसको बड़ा मानो इसको छोटा मानो, तो T1 माइनस T2, सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब रेडियस कितना है इसका L, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब तुम एक काम कर सकते हो कि T2 की वैल्यू जो है m2l ओमेगा स्क्वायर यहाँ डाल के, और अब तुम T1 कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा T1 माइनस m2l ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर, और अब इसे इधर ही जाएंगे तो ये हो जाएगा 3ml ओमेगा स्क्वायर। सो T1 इज इक्वल टू 3ml ओमेगा स्क्वायर। तो ये टेंशन आ गई T1 और ये वाली टेंशन आ गई हमारी T2। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हम क्योंकि बाहर से देख रहे थे तो हमें सर्कुलर मोशन दिख रहा था, तो हम बार बार सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगल से कैसे सोचेंगे। ओके, चलो ये देखते हैं। जैसे इस वाले केस में अब मैं देखना चाहता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल से सोचता हूँ, तो सेंट्रीफ्यूगल तब दिखता है जब हम बॉडी के ऊपर ही बैठ जाते हैं। तो अब हम इस बॉडी के ऊपर ही बैठ जाते हैं और हम इसके साथ साथ घूमना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे को इस बॉडी पे इन रियल फोर्सेस के साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखेगा और वो होगा सेंट्रीफ्यूगल, और वो कहाँ होता है, सेंटर से अवे। तो इस डायरेक्शन में कितना होता है, mv²/r। सो एक ये और आ गया mv²/r। अब अगर तुम इसी बॉडी पे बैठे हो और ये बॉडी घूम रही है और तुम भी इसी बॉडी पे बैठे हो, तो क्या तुम्हें बॉडी जो है वो चलते हुए दिखेगी, तो नहीं, क्योंकि हम जिस बॉडी पे बैठ जाते हैं वो बॉडी हमें रेस्ट पे दिखती है। जैसे जब कार में बैठ गए तो कार रेस्ट पे आ गई हमारे रिस्पेक्ट में, अर्थ पे बैठ गए तो अर्थ रेस्ट पे आ गई हमारे रिस्पेक्ट में। तो अगर हम इस बॉडी पे बैठ जाएं तो ये बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी हमारे रिस्पेक्ट में। तो अगर हम इस बॉडी पे ही बैठ के इस बॉडी को देख रहे हैं तो फिर ये सारे फोर्सेस बैलेंस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बॉडी हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, और जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो हम क्या करते हैं, फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। करो, n इज इक्वल टू mg एंड t इक्वल टू mv²/r। देखो सेम इक्वेशंस आ गई फिर से, ना तो वही रही जो पहले था, बस पहले केस में हम t को सेंट्रीपिटल फोर्स से बराबर इक्वेट कर रहे थे और इस केस में हम t को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस कर रहे हैं। अब क्या मैं t को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलूं, ये तो सेंट्रीफ्यूगल है, तो क्या ये सेंट्रीपिटल है क्योंकि सेंटर की तरफ लग रहा है, तो नहीं। अगर सेंट्रीफ्यूगल है तो इसका मतलब कि हम बॉडी के ऊपर बैठ के देख रहे हैं, और जब बॉडी के ऊपर बैठेंगे तो हमें सर्कुलर मोशन नहीं दिखेगा। इसका मतलब कि इसमें कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स का जिक्र नहीं होना चाहिए। ओके ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब यहाँ पे टी एक सिंपली फोर्स है, बट इट इज नॉट द सेंट्रीपिटल फोर्स।
ठीक है ना। तो ये एक फोर्स है टी, और ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और हम बॉडी पे बैठे हैं और ये हमें रेस्ट पे दिख रही है, इसका मतलब कि ये फोर्स इसके बराबर होगा। तो अब ये एक्सप्लेनेशन होगी हमारी। तो अब टी को सेंट्रीपिटल मत बोलना, ओके। सेंट्रीपिटल कब बोलोगे? जब तुम इसे बाहर से देखोगे और तुम्हें सर्कुलर मोशन दिखेगा, तो फिर तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल नहीं दिखेगा, जो हमारा पिछला वाला केस था, है ना, जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल का कोई जिक्र नहीं होगा। सेम चीज यहाँ पे भी होगी। मान लो मैं इसी बॉडी पे बैठ जाता हूँ, तो जब मैं इसी बॉडी पे बैठ जाऊंगा तो मेरे को ये जो रियल फोर्स है T2 ये तो दिखेगा ही, एक फोर्स और दिखेगा, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। कहाँ दिखेगा? अभी तो एक फोर्स यहाँ पे और दिखा दो, M R ओमेगा स्क्वायर। रेडियस कितना है इसका? 2L जिस पे चल रहा है, तो M R ओमेगा स्क्वायर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये MV स्क्वायर पे ऐड डाल दो, एक ही बात है। अब क्योंकि तुम इसी बॉडी पे बैठे हो तो क्या सब में इसके बॉडी का मोशन दिखेगा? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? इस फोर्स को इससे बैलेंस कर देंगे। सो T2 इज इक्वल टू M2L ओमेगा स्क्वायर। ये सेम इक्वेशन बन जाएगी, बट बोलने का तरीका डिफरेंट होगा। अब इस केस में T2 इज नॉट द सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज सिंपली अ फोर्स विच इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो डिफरेंस आ रहा है ना दोनों के एक्सप्लेनेशन में, है ना। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक बाहर की तरफ फोर्स आ जाएगा, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स M L ओमेगा स्क्वायर। और क्योंकि हम इसी पे बैठे हैं तो हम क्या करेंगे कि ये बॉडी रेस्ट पे है, तो इस पे ये वाला फोर्स और इधर के फोर्स बराबर होंगे। तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस ML ओमेगा स्क्वायर। T1 इज इक्वल टू T2 प्लस ML ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो देखो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस ML ओमेगा स्क्वायर। पहले हमने ये वाली इक्वेशन बनाई थी, अब मैं ये बना रहा हूँ। क्या ये दोनों सेम नहीं है? सेम इक्वेशंस है, बट पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प से बनाई थी, अब हम फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल के साथ। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान यही रखना कि अगर बाहर से देख रहे हो तो तुम्हें सर्कुलर मोशन दिख रहा है, तो सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट, और अगर बॉडी पे ही बैठ जाओगे तो फिर सर्कुलर मोशन नहीं दिखेगा, तो फिर सेंट्रीपिटल नहीं सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट आएगा, और फिर तुम फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो अगर तुम्हें बॉडी रेस्ट पे दिख रही है तो। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी और क्वेश्चंस लेते हैं इसी के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट देखो, अभी जो हमने केस किया था इसमें जो स्ट्रिंग थी उसकी हेल्प से एक मास को हम रोटेट करा रहे थे, ओके, इन ए सर्कुलर पाथ, है ना, और वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर घूम रहा था। ठीक है। अब मान लो कि ये जो नीचे वाला सरफेस है जहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था, अगर ये नहीं होता तो फिर ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता, तो फिर mg के कारण क्या होता? क्या ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल रह पाती? तो नहीं, mg के कारण फिर ये नीचे की तरफ आती। ठीक है। जैसे ही आ गई है, अगर हम ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हटा देते हैं नीचे से, ओके, और इसको हम यहीं पे हैंग करके रखते हैं या इधर हमने इसे अटैच किया हुआ है, तो फिर क्या होगा? mg के कारण ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगी, ये नीचे आ जाएगी, ओके, लाइक दिस। अब ये जो बॉडी है, ये जो सिस्टम है, अब ये यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, ओके। अब इसको हम लोग बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। दिस इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। मतलब जैसे एक पेंडुलम होता है तो पेंडुलम तो ऐसे ऑसिलेट करता है ना, इस तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको साइड में ले जाके और एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे देते हैं, तो फिर ये ऐसे घूमना शुरू कर देता है, लाइक दिस। तो व्हेन इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, है ना, जब ये ऐसे घूम रहा है तो इसको हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम, है ना, इस तरीके से। तो ये कोनिकल पेंडुलम है। अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए कि मान लो कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी दी गई है और हमें एंगल थीटा कैलकुलेट करना है, या थीटा दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो अब हम ऐसे कैसे करना चाहिए? तो देखो ये भी एक सर्कुलर मोशन का ही कॉन्सेप्ट है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही घूम रहा है ना, ये बॉडी भी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है। तो अब क्वेश्चन तो हमारा वही है, ये जो सर्कुलर मोशन का है। सबसे पहला काम हमारा होता है फोर्सेस बनाना, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम फोर्सेस बनाते हैं, तो एक तो यहाँ से टेंशन आ जाएगी T, और एक यहाँ से mg आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इसकी या तो स्ट्रिंग की लेंथ गिवन होगी, है ना, मान लो कि L गिवन है, लेट अस से कि L गिवन है, ओके। अब देखो ये बॉडी इस सर्कल में चल रही है, तो अब तुम बाहर से देख रहे हो कि बॉडी एक सर्कल में घूम रही है, इसका मतलब कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स लेंगे क्योंकि हमें सर्कुलर मोशन दिख रहा है। तो अब कोई ना कोई फोर्स ऐसा होना चाहिए जो सर्कल के सेंटर की तरफ लगे। ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है, इसकी तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? तो अब हमें टी के कंपोनेंट ले लेने चाहिए।
ठीक है, टी के कंपोनेंट, क्योंकि दो ही फोर्स है ना, एक टी और एक एम जी। तो देखो ये थीटा है, तो ये आ जाएगा टी कॉस थीटा, और एक इधर आ जाएगा टी साइन थीटा। ठीक, अब तुम्हें एक साथ दिख जाएगा ये जो टी साइन थीटा है ये वो फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, और ये जो फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब दिस टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और इसका क्या होना चाहिए, तो ये दोनों बैलेंस हो जाने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बॉडी एक ही प्लेन में घूम रही है ना, एक ही प्लेन में चक्कर काट रही है। अगर ये फोर्सेस बैलेंस नहीं होते, मान लो ये ज़्यादा होता तो फिर बॉडी घूमते हुए ऊपर की तरफ आती, और अगर ये ज़्यादा होता तो फिर ये बॉडी घूमते हुए नीचे की तरफ जाती। लेकिन ना तो ये ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक ही प्लेन में घूम रही है। इसका मतलब कि इस पे वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस हो रही है। तो इसका मतलब टी कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा, और टी साइन थीटा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो आई कैन से दैट टी साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ओमेगा की टर्म्स में ले लेते हैं। ठीक है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक, अच्छा, अब आर क्या होगा, आर, तो ये रेडियस हमें निकालना है, क्योंकि आर जो है ये इस सर्कल का रेडियस है। अब इस केस में तो जितनी लेंथ थी स्ट्रिंग की वही रेडियस था, लेकिन इस केस में लेंथ तो ऐसे है लेकिन रेडियस यहाँ पे है, तो ये रेडियस तुम्हें निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब आप एक काम ये कर सकते हो कि अगर ये रेडियस निकालना है तुम्हें, तो इस ट्राइंगल में देख लो कि क्या चीज़ गिवन है और क्या निकालना है, ये निकालना है। अब गिवन क्या है, तो या तो ये देते हैं या फिर ये देते हैं, तो ये साइड मान लेते हैं दे दी गई है तुम्हें, तो लेंथ दी गई है और आर निकालना है, तो इन दोनों में हमें क्या लगाना चाहिए, तो साइन थीटा लगा दो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एल, तो यहाँ से आर आ जाएगा एल साइन थीटा, इसको हम डाल देंगे। ठीक है, अच्छा मैं इन दोनों को जो डिवाइड कर देता हूँ, तो टी कैंसिल हो जाएगा, इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, जब डिवाइड करोगे एम एम कैंसिल हो जाएगा, और आर की जगह पे डाल देते हैं एल साइन थीटा, ओके, ओमेगा स्क्वायर, और नीचे बचेगा जी। ठीक है, दोनों को डिवाइड किया, टी कैंसिल, और आर की जगह पे ये डाल दिया एल साइन थीटा, एम कैंसिल। तो अब आप देखो कि ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा हमारा जी बाई एल कॉस थीटा, एंड सो ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ जी बाई एल कॉस थीटा। तो देखो मैंने यहाँ पे ओमेगा निकाल दिया, ये मान के कभी थीटा गिवन होगा एल गिवन होगा तो हम ओमेगा ऐसे निकाल सकते हैं। मेनली ये दो इक्वेशंस हैं, अब इसी में नोन और अननोन चेंज होते रहेंगे। थीटा दे देंगे ओमेगा निकाल लो, ओमेगा दे देंगे थीटा निकाल लो। ठीक है, या इन्हीं की कोई ना कोई कंडीशन, मेन इक्वेशंस तो यही रहेंगी, इन्हीं से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। क्या करना है, फोर्सेस बनाओ, वो फोर्स निकालो जो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वर्टिकल के फोर्सेस को बैलेंस कर दो। हर क्वेश्चन जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का है वो ऐसे ही सॉल्व होता है। ठीक है ना, जो मैंने बोला, क्या बोला है, फोर्सेस बनाओ, फिर फोर्सेस का कंपोनेंट निकालो, वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, वो पहली इक्वेशन हो गई, और वर्टिकल वाले फोर्सेस को बैलेंस कर दो, तो दो इक्वेशंस बन जाती हैं, दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वो नोन और अननोन क्वांटिटीज का ध्यान रखना है तुम्हें। तो मैंने यहाँ पे ओमेगा कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि एल ना दे के एच दे देते हैं कि ये जो हाइट है ये एच है, मान लेते हैं कि एच है, ओके, एल नहीं दिया होगा, तो फिर क्या करेंगे, रेडियस निकालना है। तो अब आप यहाँ पे टेन थीटा डाल लो, तो टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आर बाई एच। तो अगर मैं टेन थीटा डालता हूँ, सो टेन थीटा विल बी आर अपॉन एच, तो अब आर आ जाएगा एच टेन थीटा। ठीक है ना, अब फिर ये वाला स्टेप सेम रहेगा, दोनों को डिवाइड किया, बस आर की जगह पे अभी तुमने क्या डाला था, एल साइन थीटा, अब डाल देना एच टेन थीटा। तो दोनों को डिवाइड करते हैं, चलो टी और टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एम और एम कैंसिल, आर की जगह पे एच टेन थीटा, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है और ये भी टेन थीटा, तो अभी तो कैंसिल ही हो गए, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, तो अब ओमेगा स्क्वायर आ गया तुम्हारा जी बाई एच, एंड देयरफॉर ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ जी बाई एच।
तो अब आंसर देखने में डिफरेंट आ रहा है, लेकिन अब ये वही है ना कि नोन और अननोन वाले क्वांटिटीज इन्होंने चेंज कर दी। यहाँ पे ये वाली लेंथ गिवन थी पहले क्वेश्चन में, तो मैंने वहां से निकाला था रेडियस। अब यहाँ पे एच गिवन है तो मैंने वहां से निकाल दिया रेडियस, ठीक है ना। तो देखने में थोड़ा सा आंसर चेंज हो गया है ना। तो इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। अच्छा देखो, इसमें इसको हम बोलते हैं क्या बोला था इसको, कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम में एक खास बात क्या है कि ये कभी भी, इसकी जो स्ट्रिंग है ना वो हॉरिजॉन्टल में नहीं चल सकती, मतलब ये हमेशा किसी एंगल पे रहेगी और ये ऐसे ही घूमेगा नीचे। अगर तुम चाहो कि तुम इसके एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाओ और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में आ जाए और फिर ये ऐसे घूमना शुरू कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर तुम चाहते हो कि ये हम इसका एंगुलर वेलोसिटी चलो बढ़ाते हैं, ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ाओ, ओमेगा बढ़ाओ। जब ओमेगा बढ़ाओगे तो तुम देखोगे कि ये जो है ना ये ऊपर चलना शुरू कर देगा, मतलब अभी ऐसे घूम रहा है तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, और ओमेगा बढ़ाओगे और ऊपर आ जाएगा। अब तुम इसको बढ़ाते जाओ तो क्या हम इसको यहाँ पे ऐसे घुमा पाएंगे, ऐसे इस तरीके से, कैन इट रोटेट लाइक दिस? सुनो, ये पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि अगर मान लो तुम ये चाहते हो कि ये स्ट्रिंग बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए, है ना, बिना इस सरफेस के, ये सरफेस नहीं है लगाना, ओके, बिना सरफेस के हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे घूमे, तो हम कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएं? ओके, कैसे घुमाएं? तो देखो उसका तरीका क्या है निकालने का। अगर तुम इस स्ट्रिंग को यहाँ ले आए हो तो ये जो थीटा है ये कितना हो गया, इसको उठा के तुम यहाँ ले आए तो ये स्ट्रिंग यहाँ की बजाय इधर आ गई, तो ये थीटा कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो दिस विल बी 90 डिग्री। जरा इस इक्वेशन को चेक करो, p cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब तुम इसे ले आए हो यहाँ पे तो थीटा कितना हो गया 90। जब टेंशन को चेक करो कितना आ रहा है, mg अपॉन cos थीटा, थीटा कितना है 90, cos 90 0, सो mg अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। इसका मतलब द टेंशन विल बिकम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टेंशन, क्या स्ट्रिंग इनफाइनाइट टेंशन को विदस्टैंड कर सकती है? तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल ना, इट्स नॉट पॉसिबल। कोई भी स्ट्रिंग इनफाइनाइट टेंशन को नहीं विदस्टैंड कर सकती। इसका मतलब स्ट्रिंग विल ब्रेक। हर स्ट्रिंग की ना एक ब्रेकिंग टेंशन होती है, उससे ज़्यादा अगर तुमने उसमें टेंशन क्रिएट कर दी तो टूट जाती है। तो जैसे ही तुम जैसे जैसे घुमाओगे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टेंशन इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगी। इनफाइनाइट टेंशन तो कोई भी स्ट्रिंग नहीं झेल सकती, तो वो टूट जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर टेंशन इनफाइनाइट है और तुम यहाँ से निकालते हो ओमेगा, तो ओमेगा भी इनफाइनाइट आएगा, मतलब आपको इनफाइनाइट ओमेगा से इसे चलाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो कई बार क्या आता है कि भाई मान लो इसकी ब्रेकिंग टेंशन तुम्हें गिवन है, ब्रेकिंग टेंशन गिवन है, तो फिर आपको ये बताना है कि अगर इसकी ब्रेकिंग टेंशन गिवन है तो व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विद विच वी कैन मूव इट, ठीक है ना, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जिससे कि हम इसको घुमा सकते हैं, वो बताओ। तो कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। यहाँ पे t cos थीटा इक्वल टू mg, इसमें ब्रेकिंग टेंशन डाल दो और यहाँ से थीटा निकाल लो, तो वो पर्टिकुलर एंगल है जहाँ तक हम इसको घुमा पाएंगे। समझ गए ना। अगर मैं यहाँ पे t की जगह लिख देता हूँ टी बी, टी बी का मतलब ब्रेकिंग टेंशन, टी की जगह टी बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो देखो यहाँ से टी बी आ जाएगा, सॉरी कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ से टी बी तो दिया ही हुआ है, तो कॉस थीटा आ जाएगा हमारा एम जी डिवाइडेड बाई टी बी। ये वो एंगल है जहाँ तक हम इसको घुमा सकते हैं। तो फिर ओमेगा कितना हो सकता है, तो आप एक काम करो, ये कॉस थीटा की वैल्यू इसमें डाल दो, तो तुम्हें ओमेगा पता चल जाएगा कि कितनी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी से हम इसे घुमा पाएंगे। तो अगर तुम्हें निकालना है तो ओमेगा ही आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट ऑफ जी बाई एल कॉस थीटा इज दिस एम जी अपॉन टी बी, तो एम जी डिवाइडेड बाई टी बी, जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वो ओमेगा आ गया, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे इस टाइप से कि भी हमारे को ब्रेकिंग टेंशन दिया है तो बताओ कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी से हम घुमा सकते हैं। ओके, अब देखो ऐसा एक और क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हारे को घर के लिए भी दूंगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन जो है वो और भी बनते हैं। इसमें तो हमने एक स्ट्रिंग की हेल्प से इस बॉडी को घुमाया है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ठीक है। और हम सरफेसेस भी ऐसे बना सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई एक
कोन है, इन्वर्टेड कोन और हॉलो कोन है, और उस हॉलो कोन के अंदर एक बॉडी घूम रही है एक पर्टिकुलर पाथ में, एक पर्टिकुलर सर्कल में, तो बताओ कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, तो एक दो वो भी देख लेते हैं। अच्छा देखो कि जैसे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ये इन्वर्टेड कोन है, ठीक है ना, इन्वर्टेड कोन, और इसका ये एक जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये दिया हुआ है थीटा। अब एक बॉडी इसके अंदर ही घूम रही है, ओके, लाइक दिस, ठीक है। इसका ये हाइट गिवन है, यहाँ से कितनी हाइट पे है, तो ये जो यहाँ से जो हाइट है ये h गिवन है आपको। तो अगर यहाँ से हाइट गिवन है तो आपको ओमेगा बताना है कि कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी, ठीक है, या ये घूम रही है। तो अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको इस पे फोर्सेस दिखाने चाहिए, है तो वही ना, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का ही क्वेश्चन है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहला काम इस पे फोर्सेस दिखाओ, और फिर उसके बाद में क्या करना है, फोर्सेस दिखाने के बाद उनके कंपोनेंट्स, जो फोर्स सेंटर की तरफ है वो सेंट्रीपिटल और वर्टिकल वाले फोर्सेस को बैलेंस करना है, ठीक है। अब इस पे फोर्सेस कौन से लगेंगे, तो एक तो लग रहा है भी mg, और एक यहाँ से इस सरफेस से एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है ना, n जो ये सरफेस इसे देगा इस बॉडी को, ठीक है। अब हमें करना क्या चाहिए कि n के कंपोनेंट निकाल लो, ठीक है, एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, ठीक। अब कौन सा cos थीटा वाला होगा कौन सा sin थीटा वाला होगा, इसके लिए तुम्हें थीटा पता होना चाहिए। आप देख सकते हो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन है तो ये एंगल 90 है, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा इधर वाला। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा आ जाएगा, ओके। तो अब ये जो काम है ये तो तुम अपने आप ही कर लिया करो, राइट। तो एंगल आ गया थीटा। अब n के कंपोनेंट इधर आ जाएगा n cos थीटा और इधर आ जाएगा n sin थीटा। और अब हमें जस्ट क्या करना है कि जो n cos थीटा है वो देखो इस सर्कल के सेंटर की तरफ है, तो n cos थीटा विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ n cos थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर, यार डिपेंड करता है कि ओमेगा निकालना है वी निकालना है, ठीक है। तो मान लो ओमेगा निकालना है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, और n sin थीटा इक्वल टू एम जी, सो n sin थीटा इज इक्वल टू एम जी। बस दो इक्वेशन बन गई, डिवाइड कर दो तो आ जाएगा हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। आर कैसे निकालेंगे, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल को अलग से बना लो और इसमें देख लो कि ये कितना है और ये कितना है। ये रेडियस है आर, ठीक है, ये रेडियस हो गया आर, ये हो गया एच और ये थीटा। तो इसमें ये आर निकालना है, एच दिया हुआ है तो आप टेन थीटा डालो, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज आर एंड बेस एच, तो यहाँ से आर आ जाएगा एच टेन थीटा। इसको यहाँ पे डाल देते हैं और बस फिर सॉल्व कर देंगे तो तुम्हारा आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारा 1/10 थीटा इज इक्वल टू आर की जगह पे एच टेन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाई जी। निकालना क्या है, मान लो ओमेगा निकालना है तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऊपर आ जाएगा एच नीचे, तो जी बाई एच टेन स्क्वायर थीटा। सो ओमेगा इज 1/10 थीटा अंडर रूट ऑफ जी बाई एच, है ना। 1/10 थीटा इज कॉट थीटा, तो इसको कॉट थीटा भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको यहीं पे छोड़ दो। तो आप देखो क्वेश्चन एक ही तरीके से सारे सॉल्व हो रहे हैं, है ना। फोर्सेस दिखाओ, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करो, दिस इज इक्वल टू दिस, और जो अंदर की तरफ सेंटर की तरफ लग रहा है फोर्स वो सेंट्रीपिटल फोर्स, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा मान लो कि अगर तुम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स से सॉल्व नहीं करना चाहते तो फिर क्या करते, फिर हम इस बॉडी पे बैठ जाते, और जब बॉडी पे बैठते तो सर्कुलर मोशन नहीं आता, फिर एक एक्स्ट्रा फोर्स आता, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कहाँ लगता, सेंटर से अवे, तो फिर वो इधर की तरफ लगता एम आर ओमेगा स्क्वायर। और फिर क्योंकि हम बॉडी पे ही बैठे हुए हैं तो फिर हमें बॉडी चलते भी नहीं दिखेगी, तो फिर मैं दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस करूंगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, फिर से सेम इक्वेशन बनेगी, फिर सेम सॉल्यूशन, सेम आंसर। तो सिर्फ बोलने का तरीका डिफरेंट होगा हमारा, है ना। जब सर्कुलर मोशन से तो सेंट्रीपिटल फोर्स, बॉडी पे बैठ गए तो फिर सेंट्रीफ्यूगल से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, राइट। तो अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे को करके ले दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन को जरूर करना। उन्होंने क्या किया है कि कोन की जगह एक हेमिस्फीयर दे दिया है,
ओके लाइक दिस, ये है। अब ये जो हेमिस्फीयर है इसके अंदर कोई एक बॉडी मान लो यहाँ पे चल रही है सर्कल में, क्वेश्चन तो सिमिलर ही है। इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है ये r गिवन है, और यहाँ से ये हाइट गिवन है, ये वाली हाइट, ये h गिवन है। जैसे यहाँ से इसका गिवन था ना, ऐसे यहाँ से ये h भी गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बॉडी घूम रही है, इसका ओमेगा बताना है इन टर्म्स ऑफ r, h एंड g। तो अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। हेमिस्फीयर के अंदर एक बॉडी चल रही है, यहाँ पे कोन में चल रही थी, वहाँ पे एक हेमिस्फीयर है। सिमिलर क्वेश्चन, सेम टाइप, वही mg, वही नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स, ठीक है ना। बस इसमें थीटा गिवन था, इसमें थीटा गिवन नहीं है, तो तुम्हें अपने आप चूज करना पड़ेगा थीटा। और फिर लास्ट में देखो, ध्यान रखना कि जो क्वांटिटी तुम अपने आप लेते हो उसको लास्ट में एलिमिनेट करके फाइनल आंसर गिवन क्वांटिटीज की टर्म्स में चाहिए होता है। तो अगर तुमने थीटा अपने आप लिया है तो लास्ट आंसर में उस थीटा की वैल्यू, मान लो तुम्हारे आंसर में साइन थीटा आया, तो यहाँ से कहीं से साइन थीटा वगैरह निकाल के आंसर को आर और एच में लाके फिर छोड़ना। तो वो साइन थीटा कॉस थीटा जो भी आ रहा है वो ट्राइंगल्स में से निकाल के और उसे रिप्लेस कर देना इन टर्म्स ऑफ आर एंड एच, ठीक है ना। तो ये काम करना है तुम्हें, ओके। तो इसको आप करके और फिर मेरे पास इसका आंसर भेजोगे, ठीक है। देन वी विल सी कि क्या होता है। अब हम लोग जो है इसका एक एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। एक्चुअली एक होता है कार मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। एक कार है जो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, ओके। तो अब वो चीज़ देखते हैं जरा।